देखिए कहते जी Francesco is a sole trader who runs a small bicycle distribution business. He does not keep full accounting records. अक्टूबर नंबर 1821 का सवाल है ये, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था. State do benefits to his. अच्छा नहीं, वो सारा पेज नंबर और भी है ना. जी, step 2 benefits of to a sole trader of keeping full accounting records. तो पहला तो बेनिफिट्स के अंदर ये है कि you can prepare trial balance, you can prepare financial statements, you can find the profit or loss for the business, you can know about the performance of the business after a particular time period. ठीक है जी, तो दो बेनिफिट्स कहा था मैंने, काफी सारे बता दिए आपको, दो भी काफी है. नेक्स्ट है कहते हैं जी explain the accounting treatment at the year end in the income statement and statement of financial position. प्री पेमेंट्स का accounting treatment क्या होता है? साल के एंड पे प्री पेमेंट्स का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस का एसेट होता है और बैलेंस शीट में करंट एसेट लिखने हैं और एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट. ठीक है जी. आगे एक्रूअल्स, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आते हैं. समझ आई? एक्सपेंसेस में ऐड होता है और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आते हैं. ये जल्दी सुन लें. प्री पेमेंट्स का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड इन एडवांस. इट मींस दैट एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, इट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर. इट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस and also shown as current asset in the balance sheet. Accruals, accrued expenses कहलाते हैं. Expenses में ऐड हो जाते हैं ऐसे expenses जो आपने अभी तक अदा नहीं की, तो expenses में आप ऐड कर देंगे इनको और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में साथ भी आएंगे, इनके पेबल है because they are yet to be paid. बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, ऐड नहीं होंगे, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे. एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएंगे बैलेंस शीट में करंट एसेट. आगे देखिए जी, एडिशन इन्फॉर्मेशन जी इसलिए माइनस करते हैं कि प्री पेमेंट का मतलब है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. हमने अगले साल के एक्सपेंसेस इस साल पे करते हैं, तो इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है ना, इस साल के एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे बिकॉज़ दैट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर और बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखेंगे. क्योंकि ऐसे इसलिए कि आपने पैसे तो पे कर दिए हैं, फायदा आप अगले साल आप उठाओगे क्योंकि अगले साल आपके पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे. आगे देखिए जी, कहते हैं फ्रांसिस्को प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल. ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, टोटल सेल्स दी हुई है, टोटल परचेजेस दी हुई है, मार्कअप इज 25%. The normal rate of inventory turnover is 5 times. However, it was discovered at the year end that some inventory has been stolen. No insurance claim has yet been made for the loss. Prepare an extract from the income statement to show gross profit for the year ended 30th April. Show clearly the value of inventory stolen. ठीक है जी. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. गाइस आसान मैं करवा रहा हूँ. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को लिखेंगे आप फॉर्मूला होता है जी हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. ठीक है जी. अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का आंसर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 5 है. और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें नहीं पता, इन्वेंटरी भी नहीं पता. वापस चलते हैं सवाल पे. ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, टोटल सेल्स भी दी हुई है और उसने मार्कअप दिया हुआ है 25%. अब मार्कअप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मार्जिन में. मार्कअप को कैसे कन्वर्ट करते हैं मार्जिन में? हमने पढ़ा है रेशियोज में बड़े अच्छे तरीके से. मार्कअप
इनटू मार्जिन। फॉर्मूला होता है उसका क्या, परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, परसेंटेज और 100 प्लस परसेंटेज क्या बनेगा, 25 डिवाइडेड बाय 125। मार्कअप 25% था ना, मार्कअप को मार्जिन में मैं कन्वर्ट कर, तो कैसे होगा 25 परसेंटेज और 100 प्लस परसेंटेज, यानी 25 और 100 प्लस 25 25 और 125 ये मार्जिन। अब 25 और 125 को मैं सेल्स पे अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली। सेल्स आपकी दी हुई है 82,500, उसका मैं लूंगा 25 डिवाइडेड बाय 125, तो मेरे पास जीपी आ जाएगा। कितना आता है जी, 82,500 into 25 divided by 125, 16,500 ये हमारा निकला है जी ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितनी है जी हमारी 82500 माइनस जीपी कितना है जी 16,500, ये माइनस कर देंगे आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। करें 82,500 माइनस 16,500 क्या आता है जी 66,000, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स था। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को आप पुट करेंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है ना, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। उसमें आप पुट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 66,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी आपने फाइंड करनी, आपको नहीं पता, एवरेज इन्वेंटरी आपके पास आ जाएगी 66,000 डिवाइडेड बाय 5, 13,200 समझ आ रही है। 13,000 आपकी एवरेज इन्वेंटरी आ गई। सर ये भी निकालने का फायदा क्या है, निकालने का फायदा ये कि हमें क्या चाहिए क्लोजिंग इन्वेंटरी, वो नहीं दी हुई क्वेश्चन। एवरेज इन्वेंटरी बराबर किसकी होती है जी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंटरी बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंटरी कितनी है हमारी 13,200 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं पता, सॉरी पता है ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी दी हुई है जी 16250 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी जो नहीं पता हमें डिवाइडेड बाय 2। 13,200 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 26,400 माइनस 16250 इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी आपकी आ जाएगी 10,150। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी का आंसर आ जाएगा 10,150। ठीक है जी 10,150 आ गया आपका। अब हमने क्या करना है कि हमने ओपनिंग इन्वेंटरी भी निकाल ली, क्लोजिंग इन्वेंटरी भी निकाल ली, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई। उसने कहा है आपने ग्रॉस प्रॉफिट शो करना है और वैल्यू इन्वेंटरी स्टोलन शो करनी है। कुछ इन्वेंटरी आपकी तबाह हुई है वो निकालनी, उसके लिए आपको फॉर्मेट दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मिटा के सामने बनाता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं हम।
जो आप लिख चुके हैं ना पहले। तो हम बनाते हैं जी, सबसे पहले स्टार्ट हम किसे करते हैं, सेल्स। इनकम स्टेटमेंट को, इनकम स्टेटमेंट ही बना रहे हैं आप स्पेशली, एक्सपेक्ट बना रहे हैं ना। तो सेल्स हमें कितनी दी हुई यार जी, 82,500। सेल्स आपकी आ जाएंगे जी 82,500। इसमें से लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे जी इसमें से हम। आ जाएगा जी ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ठीक है जी। लेस इन्वेंट्री स्टोलन, जगह छोड़ेंगे उसकी, लेस इन्वेंट्री स्टोलन उसकी जगह छोड़ देंगे, और उसके बाद एक और स्पेस छोड़ के आप नीचे लिखेंगे लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, because you have to go reverse, you need to go reverse after finding the gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो मैं लिख लूंगा यहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना है जी, ग्रॉस प्रॉफिट 16,500, जीपी है जी आपका 16,500, 25 और 125 में निकाला था ना हमने 82,500 का। यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, कोई गलत नहीं है। 25 डिवाइडेड बाय 125। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाल ली थी, सेल्स माइनस जीपी करके भी निकाल सकते थे आप पैसे, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंटरी तो नहीं आनी थी ना हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी 66,000। उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है आप देखते हैं हम, वो हमारी है जी 16,250, वो लिख लेंगे जी। ऐड परचेजेस, परचेज तो हमने निकाली नहीं अभी। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है परचेजेस, हाँ जी परचेज दी हुई 62,750, वेरी गुड। परचेज लिख लेते हैं जी आप 62,750, ठीक है जी। अब परचेज मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं इसको इधर कॉलम में लिख लूंगा इस जगह पे, ताकि आपको जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 62,750, इसमें से माइनस की आपने इन्वेंटरी स्टोलन कोई थी जिसकी अमाउंट आपको नहीं पता, तो आपके पास यहाँ पे परचेज की अमाउंट आ गई थी, टोटल आया था, उसमें से आपने माइनस की थी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि आपको मालूम है वो कितनी है आपकी 10,150। ये माइनस करके तो अमाउंट आई है ना, अगली अमाउंट माइनस करके ही आई है ना, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट 66,000 जो लिखी है आपने, 10,150 माइनस हुआ है तो 66,000 है, रिवर्स जाएंगे 66,000 में 10,150 ऐड करें, ऐड करें क्या आता है 66,000 प्लस 10,150, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी। रिवर्स जाते हैं, जो चीजें लेस हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती है, ऐड हो रही होती है वो लेस हो जाती है। नहीं 66,000 प्लस 10,150 76,150, ठीक है जी। अब 76,150 में से माइनस कर देंगे 16,250, तो ये अमाउंट आ जाएगी परचेजेस की। 76,150 माइनस 16,250, 59900। अब 62,750 से माइनस कर देंगे 59900, तो आपके पास इन्वेंटरी स्टोर की अमाउंट आ जाएगी, डिफरेंस इन्वेंटरी क्या हुई है, स्टोर हो गई। 62,750 माइनस 59900, 2850, ये हमने फाइंड कर दिया इन्वेंटरी स्टोर। हमने निकाल दी वेरी गुड। अच्छा जी, 285 निकाल ली, ये फॉर्मूला सबसे आसान है, इस तरह इजीली समझ आ जाती है आपने कैसे इसको सॉल्व जो है वो की है। और देखिए इसके मार्क्स कितने थे क्वेश्चन में, इस पार्ट के 5 नंबर के, इसमें पूरी वर्किंग करके, वर्किंग की जगह भी दी हुई है और सॉल्व करने की जगह भी दी हुई है, क्या जो भी है हमने फाइंड कर ली है। आगे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड। ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल दिए हुए ओपनिंग क्लोजिंग, expenses prepaid दिए हुए, expenses owing दिए हुए, expenses paid from the bank account amounting to 9925 वो दिए हुए आपको,
और साथ में रेंटल इनकम दी हुई है आपको, रिसीव्ड बाय क्रेडिट ट्रांसफर, कितनी अमाउंट की है, इसको हम देखते हैं। तो रेंटल इनकम और क्रेडिट ट्रांसफर भी दिया है आपको। रेंटल इनकम कितने की दी हुई है हमें, 1700 की। एक्सपेंसेस जो है वो 9925 की दिए हैं आपको। उसके बाद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकाल के दिया है 4150 ओवर। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकाल के दिया है आपको 4150 ओवरड्रॉन। अनप्रेजेंटेड चेक दिए हुए 850 के और अनक्रेडिटेड बैंकिंग भी दी हुई है। देयर वर नो कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं। कहता है प्रिपेयर द बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्लियरली शोइंग द ओपनिंग बैलेंस। आपने ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना बैंक अकाउंट का, ये वही रिवाइज कैश बुक की पॉइंट आ गया। जबकि नीचे उसने वर्किंग में आपको बताया है कि नीचे वर्किंग में 8 नंबर का सवाल है, आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन भी बनानी है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले हम कैश बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। नीचे से ऊपर जाना है आप, कितना दिया हुआ है जी आपको, इधर डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है ओवरड्रॉन 4150। ओवरड्रॉन का मतलब होता है डेबिट बैलेंस है आपका। नॉर्मल बैलेंस जो है वो कैश बुक का होता है डेबिट और बैंक का होता है क्रेडिट। ओवरड्रॉन दिया हुआ है, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, और वो कितना दिया हुआ है 4150। अगर ऊपर कैश बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब है कि कैश बुक का जो बैलेंस होगा स्टार्टिंग, वो हमें क्या दिया है, क्रेडिट दिया। वो कितना है वो हमें पता नहीं है। जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है हमें दिया हो, उसके अंदर लेस हो जाते हैं आपके अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐड कर देते हैं हम क्रेडिटेड चेक्स। इसमें क्या होता है, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है या किसी का भी, नॉट प्रेजेंटेड माइनस हो जाते हैं, नॉट क्रेडिटेड ऐड हो जाते हैं। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो नॉट प्रेजेंटेड ऐड हो जाते हैं और नॉट क्रेडिटेड माइनस हो जाते हैं, रिवर्स। लेकिन जब हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद नहीं है, उसके लिए जो अनक्रेडिटेड चेक्स है वो ऐड हो रहे हैं। तो देखिए अनक्रेडिटेड चेक कितने कितने के दिए हैं आपको, वो आपको दिए हुए 1975 के। अनक्रेडिटेड चेक्स दिए हुए 1975 और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमें कितने के दिए हुए क्वेश्चन में देखिए अगर आप, तो वो बेटा आपको दिए हुए कितने के, 850 के। वो आप लिख लेंगे 850 के यहाँ पर। अब इधर आ जाओ, अब जब रिवर्स जाएंगे हम तो 4150 डेबिट है, उसमें जो ऐड हो रही चीज, ऐड जो हो रहा है वो लेस हो जाएगा और जो लेस हो रहा है वो ऐड हो जाएगा। तो 4150 में से माइनस करेंगे 1975, बताएं कितना आता है। 4150 माइनस 1975 ऐड हो रहा है, 2175 आ गया, और उसमें लेस हो रहे थे अनप्रेजेंटेड को ऐड कर, तो 2175 प्लस 850 जी 3025। ये आपके पास बैलेंस आ गया कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, जो कि कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बैंक अकाउंट से निकला। बैंक अकाउंट से ये बैलेंस निकला था और इससे हमने वीआरएस बनाई थी, और फिर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाला था 4175। दोनों गलतियां बैंक की है, वीआरएस में बैंक की गलतियों को हम करेक्ट करते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस में से माइनस हो जाते हैं, अनक्रेडिटेड ऐड हो जाते हैं। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता तो उसमें एनपी ऐड होते हैं, एनसी माइनस होते। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट आपका आ गया। ये सर दोनों बैलेंस फर्क क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों बैलेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होती है ना। कैश बुक क्रेडिट बैलेंस होगा तो बैंक का डेबिट होगा, बैंक का डेबिट होगा तो कैश बुक क्रेडिट होगा। अब हमने बनाना है बैंक अकाउंट यहाँ से। अब बैंक अकाउंट का बैलेंस में पता चल गया वो कितना है जी, यहाँ पे बना लेता हूँ बैंक अकाउंट।
या रिवाइज कैश बुक भी कह सकते हैं उसको, मैं एक ही बात है। बैंक अकाउंट में बना लूंगा इधर, तो मेरा आ जाएगा कैरेट डाउन बैलेंस जो मेरा निकल रहा है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो इस साइड पे लिखूंगा मैं, कैरेट डाउन कितना 3025। और ये जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है ना, ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। 3025 हमें दिया है बैलेंस, और इसकी मदद से अब हम आगे हमें ब्रॉड डाउन बैलेंस फाइंड करना है। देखते हैं कि रिसीट्स पेमेंट्स कौन कौन सी दी हुई हमें। तो हम क्वेश्चन वापस जाते हैं, ये देखिए रेंट इनकम रिसीव्ड बाय क्रेडिट ट्रांसफर अमाउंटेड टू 15,700। तो ये क्रेडिट ट्रांसफर है जो अभी तक आपने बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो क्रेडिट ट्रांसफर आप डेबिट साइड पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर यहां पर आ जाएगा क्रेडिट ट्रांसफर। जी कितने अमाउंट थी ये, क्रेडिट ट्रांसफर की अमाउंट हमें दी हुई है 15,700। इस तरह एक्सपेंसेस पेड की अमाउंट दी हुई हमें, वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, जो एक्सपेंसेस पेड है। आप एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट अमाउंट 9925, हम किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड पे 9925। इसके अलावा दो चीजें इसमें और आनी है जो कि नई चीजें हैं, और वो क्या है, एक तो रिसीट फ्रॉम कस्टमर है जी जी, क्रेडिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए आ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गया है, ऐसे हमारे अकाउंट में आ गए, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट हो गया है, लेकिन कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो बीरस के पॉइंट से चल रहे हैं ना, बैंक अकाउंट बीरस के पॉइंट से बना रहे हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफर को लिखना पड़ेगा। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर इधर आता है, जो कि नहीं पता हमें, उसमें नहीं लिखा हुआ, उसमें नहीं है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल इधर आता है, ये जो पॉइंट है ये उसका है इनकम्प्लीट अकाउंट। ये हमें कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एसएलसी और पीएलसीए बनाना पड़ेगा। एसएलसीए पीएलसीए में यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। सेल्स हमें कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, 82,500 की दी हुई थी, है ना। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एसएलसीए, थोड़ा मुश्किल सवाल है ये मुझे पता है, लेकिन पेपर में जो है वो आ गया था और रिलेटेड ये था उससे साथ डीएनएस के साथ रिलेट कर रहा था। एसएलसी में क्या आएगा, इधर देखिए ब्रॉडडाउन इधर आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा कैरेट डाउन। ब्रॉडडाउन आपको दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना है 6875, सामने नजर आ रहा है 6875 आपका ब्रॉडडाउन है, और कैरेट डाउन कितना है 8250। डेबिट साइड पे आपका क्या आ जाता है, क्रेडिट सेल्स जी। तो क्रेडिट सेल्स कितने की दी हुई है, सेल्स है वो क्रेडिट सेल थी सारी की सारी, कितनी थी 82,500, ऐसी था ना जी, 82,500 क्रेडिट सेल थे। तो डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा जी रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, वो हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, निकालिएगा यार 6875 प्लस 82,500 कितना आ जाता है 89375 माइनस 8250 811, ये आपका आ जाएगा 81125, आपकी आ जाएंगी रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर 89375। ये मैंने एसएलसी बना के रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर निकाली, क्रेडिट सेल्स नहीं वो दी नहीं, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर निकाली है, जो कि मुझे पुट करनी है किसमें, अपने बैंक अकाउंट में। अब आगे मुझे क्या बनाना है, पीएलसी वो भी बनाना पड़ेगा, किस लिए, परचेजेस वाली फिगर फाइंड करने के लिए तो मुझे चाहिए। पीएलसी बनाते हैं, पीएलसी में सबसे पहले आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर, और वो कितना दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स का 5200, इधर आ जाएगा आपका कैरेट डाउन, और वो आपका आ जाएगा 6350।
इधर आपकी आ जाएगी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, तो आपने निकालनी है। पेमेंट लिख देते हैं। इधर आपकी आ जाएगी क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेज कितनी निकाली हुई है आपने जी? ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्रेडिट परचेज, हमने फाइंड की हुई है, बल्कि दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई क्रेडिट परचेजेस। वो है कितने की, जरा चेक करके बताएं मुझे, परचेजेस कितने की यार, क्वेश्चन में दी हुई 62750 62750 प्लस 5200 माइनस 6350 61600 आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो पेमेंट टू ट्रेड ये मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे ये लिखनी है कि इसमें बैंक अकाउंट, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर आपकी रिसीट्स आनी है। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीव मैंने लिखी है, तो मुझे मिटा के लिखना पड़ेगा। एक दफा आप इसकी पिक्चर ले लें, या तो मुझे इसको मिटाते हैं। 61600 आ रही है, इधर लिख लेना 61600, और रिसीट्स जो है वो है 81125। तो मैं रब करता हूँ, अगर पेमेंट और रिसीट चाहिए थी वो लिख लेंगे जी। रिसीट्स कितनी है बताइएगा जरा। 8, ठीक है जी। और पेमेंट कितनी है जी? अब टोटल कर देंगे जी, क्रेडिट साइड का टोटल करें। मुझे देखना जरा, 3025 प्लस 81125 प्लस 15700 99850, और इसमें से आपने माइनस करना है 9925 माइनस 61600 28325। ये आपका ओपनिंग बैलेंस प्रॉब्लम आएगा बैंक का, जो क्वेश्चन में मांग 8 नंबर उसने दिए, तो बहुत लंबा प्रोसीजर था इसको सॉल्व करने का, और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये आपका। क्या किया मैंने, दोबारा बता रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल दी हुई है, ओपन क्लोजिंग ट्रेड पेबल दी हुई है। यहाँ से हमने पेमेंट टू ट्रेड पेबल और रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल निकाली। एक्सपेंसेस पेड लिखे हैं बैंक की क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट ट्रांसफर लिखा है डेबिट साइड पर। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से रिवर्स स्टार्ट किया हमने। हम पहले रिवर्स गए हैं, किधर से, इधर से रिवर्स जाके कैश फ्लो का बैलेंस निकाला है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड बड़ी है, इधर आए, तो यहाँ से रिवर्स जाके ब्रॉड डाउन बैलेंस निकाला, जो उसने क्वेश्चन में मांगा हुआ था। क्वेश्चन में उसने क्या मांगा हुआ था, देख लें दोबारा। प्रिपेयर द बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्लियरली शोइंग द ओपनिंग बैलेंस। ब्रॉड डाउन उसने निकालना कहा था, जो हमने फाइंड किया 28350 से। कैलकुलेट द चार्ज फॉर टोटल एक्सपेंस व्हिच वुड अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट। टोटल एक्सपेंस कितना निकालना आपने, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं हम, लास्ट पार्ट यही है हमारा, इतना मुश्किल नहीं है। एक्सपेंस अकाउंट जिस तरह पहले बनाते थे उस तरह ही बनाएंगे हम। जो क्रूड वगैरह होता है वो लिखकर आप दोनों साइड्स की बैलेंस शीट फाइंड कर देते हैं। देखिए जरा एक्सपेंस का क्या क्या दिया हुआ है, क्रूड दिया हुआ है यार एक्सपेंस का सवाल में। क्रूड क्या दिया हुआ है, जी बता दें, ठीक है। क्रूड बॉटम दिया हुआ है आपको 350 जी। 425, ठीक है। और प्रीपेड बता दें 625। एडवन में दिया हुआ है, हाँ जी, वो कितना है जी, 775। एक्सपेंसेस पेड आपके इधर आ जाएंगे, जो आपने बैंक अकाउंट में लिखे हैं ऑलरेडी, वो कितने लिखे हैं आपने, 99, टोटल कर दें 9925 प्लस 625 प्लस 425 10975। उसमें से हम माइनस कर देंगे 350, माइनस कर देंगे 775।
9850 आपकी इनकम से फिगर आ गई। इसकी एक्सपेंसेस की जो कि उसने क्वेश्चन में निकालने वो कहा है, वो भी हमने निकाला। वैसे एक्सपेंसेस को निकालते हैं, इनकम से फिगर निकालते हैं, वैसे निकालने को कहा है वो हमने निकाला। इस सवाल जब पेपर में आया था तो बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, बहुत टेक्निकल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं, डिफिकल्ट तो है लेकिन ट्राई करने में हर्ज। आई होप सो कि एबल टू अंडरस्टैंड। दोबारा लेक्चर दोबारा सुन के भी आप इसको समझ सकते हैं, भेज भी सकता हूँ आपको।